हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि टूर ऑफ ड्यूटी क्या होता है और इसके अलावा सरकार के द्वारा जो योजना लाई गई है अग्निपथ योजना, वो क्या है, और फिर उससे संबंधित जितने भी आप लोगों के डाउट हैं हम उन सबको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा अफवाहों के कारण आप देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष में लगभग हर राज्य में उपद्रवियों द्वारा बहुत सारी घटनाएं ऐसी की जा रही हैं जो हिंसक हैं और जो कि हमारे राष्ट्र के लिए भी अच्छी बात नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति का बहुत नुकसान किया जा रहा है और छात्रों की आड़ में जो आर्मी की भर्ती की तैयारी करते हैं उनकी आड़ में कई उपद्रवी तत्व अपने हित साध रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि क्या आखिर इम्पोर्टेंट बात है, क्या टूर ऑफ ड्यूटी होता है और क्या है अग्निपथ योजना। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश ये करते हैं कि टूर ऑफ ड्यूटी है क्या। क्या ये कोई नया शब्द है? देखिए, ये कोई नया शब्द नहीं, ये बहुत ही पुराना शब्द है। और टूर ऑफ ड्यूटी पहली बार जब आया है तो वो कब, 1939 से 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। और उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के पास सैनिकों की और ख़ासतौर से पायलटों की कमी हो गई, जिसके बाद ब्रिटेन को ऐसा लगा कि हमारे पास और पायलट होने चाहिए थे जिनको हम इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब ब्रिटेन की जनसंख्या तो ज़्यादा थी नहीं, तो वो पायलट ज़्यादा कहाँ से लाते, और बहुत कम लोग सेना में भर्ती होते थे, तो सेना में भी लिमिटेड लोग ही हैं। और जिन सबको तो हथियार चलाना आता नहीं, तो किसी को भी आप किसी नागरिक को पकड़ के तो आप ले नहीं आओगे कि तुम प्लेन उड़ाओ। कोई प्लेन उड़ाना मोटरसाइकिल चलाने के जैसा थोड़ी है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। जब ब्रिटेन को इस वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ऐसा लगा तो ब्रिटेन एक कॉन्सेप्ट लेकर आता है जिसको कहते हैं टूर ऑफ ड्यूटी, और इसके अंतर्गत उसके देश के हर नागरिक को सेना की भर्ती में जाना अनिवार्य हो गया, यानी सेना ज्वाइन करना, सेना में सेवा देना अनिवार्य हो गया 2 या 3 साल के लिए। इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता था, घटाया भी जा सकता था, अपने हिसाब से ब्रिटेन ऐसा करता था। और इसके बाद कई देश ये चीज़ें लेकर आ गए और उन्होंने सेना में सेवा देना अनिवार्य बना दिया, यानी अनिवार्य सैन्य सेवा का कॉन्सेप्ट बना दिया गया कई देशों के द्वारा। और इनमें से कुछ देशों के नाम मैं आपको बताता हूं जो आपको जानने चाहिए, जैसे इजराइल। और इजराइल के बारे में तो आप हमेशा सुनते भी रहते होंगे कि यहाँ के हर एक नागरिक को सेना में जाना अनिवार्य है। तो वो 2, 3, 4 साल की नौकरी करके वहाँ पर अपनी सेवा देके वापस समाज में वापस आ जाता है, और जो भी पढ़ाई करना चाहे वो पढ़ाई कर सकता है। जैसे आप देखते हैं कि वहाँ का लगभग हर नागरिक ऐसा ही है। मैं उदाहरण दूँ, जैसे बेंजामिन नेतन्याहू जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री बने होंगे, वो भी सेना में रहे होंगे पहले। अब जो अभी नफ्ताली बेनेट हैं वो भी सेना में रहे होंगे। सबको सेना में जाना अनिवार्य है वहाँ पर। इसके अलावा एक देश है, मैं इसका नाम आपको बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि न्यूज़ में है, यूक्रेन। आपने देखा होगा जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ उस समय में यूक्रेन के नागरिकों को जो लगभग 25 वर्ष से लेकर या फिर 20 वर्ष से लेकर 49 या 50 वर्ष की आयु के थे, उनको यूक्रेन से बाहर नहीं जाने दिया गया क्योंकि युद्ध में सैनिकों की ज़रूरत पड़ती। तो वो नागरिक सेना की तरह काम करते, सैनिकों की तरह लड़ते। लेकिन क्या इतने कम समय, 2-3 महीने के समय में उनको ट्रेनिंग देना इतना आसान होता? बिल्कुल आसान नहीं होता। इसीलिए क्या किया गया, यूक्रेन में कॉन्सेप्ट चलता था पहले से ही टूर ऑफ ड्यूटी का, यानी यूक्रेन के हर नागरिक को भी सेना में सेवा देना अनिवार्य है। सुबह अपने जीवन में एक बार सेना में जाना जरूरी है। और इसके लिए लगभग 18 से 25 साल की एज तय की गई है। ये 18 से 25 साल तक के लोग टूर ऑफ ड्यूटी के तहत सेना में जाएंगे। जैसे अब व्लादिमीर जेलेंस्की जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, आपने देखा होगा उनके कई फोटोज़ वायरल हुए, कई वीडियोज़ वायरल हुए व्लादिमीर जेलेंस्की के, कि वो मशीन गन चला रहे हैं या फिर उनके हाथ में कोई बंदूक है और सेना की ड्रेस पहने हुए हैं। तो कई लोगों ने इस बात का मजाक बनाया कि भाई ये कॉमेडियन आदमी है, ये क्या देश को बचाएगा, ये क्या हथियार चलाएगा, केवल फ़ोटो खिंचवाने के लिए चीज़ें पहन ली। ऐसा नहीं, क्योंकि यूक्रेन में तो सेना में जाना जरूरी है ही, अनिवार्य सेवा है वहाँ पे आपको 2-3 साल सर्विस सेना में करनी है। तो जेलेंस्की भी यूक्रेन के नागरिक रहे हैं, तो वो भी सेना में अपने शुरुआती जीवन में गए होंगे। उसके बाद वो सेना से वापस आ गए, उन्होंने कॉमेडी को एज अ करियर चुना और उसके बाद वो अपनी कॉमेडी में लग गए। उसके बाद वो पॉलिटिक्स में गए, प्रेसिडेंट बन गए। तो जो व्यक्ति एक बार ये काम कर चुका है, हथियार वगैरह चला चुका है, सेना में ट्रेनिंग कर चुका है, उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। वो 5 से 10 दिन के अंदर फिर से उसी रूटीन में आ जाता है। एक बार उसको फिर से वही ट्रेनिंग मिल जाती है 5-10 दिन की। तो नॉर्मल एक सिटीजन से अगर कंपेयर करें तो वो जल्दी हथियार वगैरह चलाना सीख जाता है, उसको इतनी मुश्किल नहीं होती। तो यूक्रेन में कॉन्सेप्ट चलता ही है। इसके अलावा रूस में भी है। रूस के अलावा बरमूडा के अलावा स्विट्जरलैंड जैसे देशों में भी ये कॉन्सेप्ट चलता है, और ये लगभग दुनिया के 30 देशों में चलता है। ठीक है, तो सबके नाम यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट थे जो हमने लिख लिए। इजराइल के बारे में आप सब जानते ही हैं।
तो ये था टूर ऑफ ड्यूटी। टूर ऑफ ड्यूटी में ये होता है कि आप कुछ समय तक सेवाएं देंगे, फिर आप वापस समाज में लौट सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस टूर ऑफ ड्यूटी के तहत भारत के अंदर जो योजना लाई गई है आखिर वो क्या है। उसका नाम सरकार ने दिया है अग्निपथ, अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना, ठीक, ये भारत का टूर ऑफ ड्यूटी वर्जन है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब इस अग्निपथ योजना में ये कहा गया है कि 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक की आयु के लोगों को सेना में भर्ती किया जाएगा और उन्हें 4 साल तक अपनी सेवाएं देनी होंगी, 4 साल तक। हालांकि कोरोना के टाइम पीरियड को ध्यान में रखते हुए पिछले 2 साल से वैकेंसीज आई नहीं है, 2019 के बाद से वैकेंसीज नहीं आई, इसीलिए इस साल जो एज है उसको 23 तक बढ़ा दिया गया है। यानी अभी जो एज है वो 17.5 से 23 साल तक है, 23 वर्ष तक है, लेकिन वो रहेगी 21 तक ही। बस इस साल वालों को छूट है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगली बात, 4 साल तक ये सेवाएं देंगे और 4 साल सेवाएं देने के बाद जितने सैनिकों की भर्ती की गई है, जैसे उदाहरण के लिए इस साल 46,000 पद भरे जाएंगे। कितने? 46,000 पद। और ये सैनिक जो इस सेना में जाएंगे, जो भारतीय सेना में जाएंगे, उनको कहा जाएगा अग्निवीर। ध्यान रखिएगा, वो अब सैनिक या सिपाही नहीं कहलाएंगे, बल्कि क्या कहलाएंगे? अग्निवीर का उनको टाइटल दिया जाएगा। बाकायदा उनको यहाँ पर उनके अग्निवीर लिखा होगा। यानी अब जो वापस से सेना से बाहर आते हैं वो तो अपने आप को अग्निवीर कह सकेंगे कि हम अग्निवीर थे, सिपाही नहीं, अग्निवीर। ठीक है, तो 46,000 पद अग्निवीरों के होंगे। 4 साल के बाद इन 46,000 में से 25% तो सेना में स्थायी कैडर प्राप्त कर जाएंगे, यानी उनकी नौकरी स्थायी हो जाएगी, अगले 15-17 साल तक वो सेवा दे सकते हैं, उनको स्थायी कैडर मिल जाएगा। लेकिन जो 75% बचे हैं, इन 75% लोगों को स्थायी कैडर नहीं मिलेगा, ये सीधा का सीधा समाज में वापस आ जाएंगे, समाज में वापस सीधे। लेकिन ये 75% समाज में ऐसे ही वापस नहीं आने वाले, इनको बहुत सारी सुविधाएं भी सरकार के द्वारा दी गई हैं। और जहाँ पे समस्या है हम उसकी भी बात करेंगे, आखिर विरोध लोग क्यों कर रहे हैं वो भी हम देखेंगे। लेकिन पहले हम इसकी बातें देख लेते हैं, आखिर अग्निपथ में कहा क्या क्या गया है। तो देखिए, इतनी बात आई हो आपकी समझ में आ गई होगी, सिंपल सी बात है। अब देखिए, अब ये 75% जो लोग वापस आ रहे हैं उनका क्या है वो देखिए। यानी सेना से 4 साल के बाद रिटायर होने के बाद जो स्थायी कैडर प्राप्त नहीं कर पाएंगे 75% लोग, उनके लिए क्या सुविधाएं हैं। देखिए, सरकार ने क्या किया है, सरकार इस अग्निपथ सेवा के माध्यम से, अग्निपथ योजना के माध्यम से भारतीय सेना में सिपाही, एयरफोर्स में एयरमैन और नेवी में सेलर्स की भर्ती करेगी। और इसके अलावा जो पद जैसे भरे जाते हैं, जैसे एग्ज़ामों से भरे जाते हैं, वैसे ही एग्ज़ाम्स होते रहेंगे, उनमें कोई भी कुछ और चीज़ नहीं करी जाएगी। सिर्फ सीधी भर्ती, यानी सिपाही ये आर्मी में, एयरमैन एयरफोर्स में और नेवी में सेलर्स की भर्ती इसी माध्यम से होगी। और ये सीधी भर्ती प्रक्रिया होगी और ये होंगे नॉन कमीशन्ड रैंक, नॉन कमीशन्ड रैंक। ठीक, अब देखिए होगा क्या, जो 75% लौट के आ रहे हैं समाज में, उनके साथ देखिए क्या है। पहले तो अग्निवीर बने, जो अग्निवीर बनेंगे उनको पहली साल में 30,000 रुपये पर मंथ वेतन मिलेगा। इसके अलावा जोखिम भत्ता, महंगाई भत्ता वो अलग मिलेगा। जैसे मान लीजिए किसी की पोस्टिंग लद्दाख में हो जाती है तो वहाँ पर जोखिम भत्ता ज़्यादा है, जम्मू कश्मीर में हो जाती है वहाँ जोखिम भत्ता ज़्यादा है, तो उनको उसी हिसाब से जोखिम भत्ता मिलेगा। ठीक, अगले साल जब उनका दूसरा साल आएगा, दूसरे साल में 33,000 रुपये उनकी सैलरी हो जाएगी पर मंथ। वेतन है ये केवल, और जोखिम भत्ता ये अलग। ठीक है, ये बढ़ के आप मान लो 30 है तो इसको बढ़ा के आप 50,000 के आसपास, 46,000 के आसपास कर लो, फिर ये 50,000 हो जाएगी। लेकिन ये वेतन लिख रहा हूँ मैं। अगली बार वेतन मिलेगा 36,000, तीसरी साल में वेतन मिलेगा 36,500 रुपये पर मंथ।
1 महीने का, प्लस फिर से भत्ते इसमें अलाउंसेस जुड़ जाएंगे, और जब चौथा साल होगा तब उसको मिलेगा 40,000 रुपये पर मंथ। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि इन 30,000 रुपये में से हर महीने 30% अमाउंट कटता रहेगा, 30% अमाउंट कटता रहेगा, और वो जाएगा अग्निवीर कॉर्पस फंड में। और ध्यान रखना, ये पूरी सैलरी का नहीं कटेगा 30%, ये सिर्फ वेतन में से 30% कटेगा। बाकी आपको जोखिम भत्ता, महंगाई भत्ता जो भत्ते मिल रहे हैं वो अलग मिलेंगे, ठीक। कॉर्पस फंड में चला जाएगा, अग्निवीर कॉर्पस फंड में। और जब सेना का जवान जो अग्निवीर जब एग्जिट करेगा 4 साल के बाद, जो स्थायी कैडर में नहीं आ पाया है, जो एग्जिट करेगा, तब उसको एक मुश्त राशि प्रदान कर दी जाएगी, लगभग 11,71,000 रुपये की, ठीक है। 11,71,000 रुपये एक मुश्त। तो ये 30% इसी से कट रहे हैं हर साल, ध्यान रखिएगा, कहीं और से नहीं, 30% इसी से कट रहे हैं। और जितनी ये राशि कट रही है उतनी ही राशि सरकार के द्वारा जोड़ी जा रही है। उदाहरण के लिए मैं पहले साल का उदाहरण लेता हूँ, 9,000 रुपये आपकी सैलरी में से कटेंगे और 9,000 रुपये ही सरकार इसमें डालेगी, यानी 9,000 तो आपने दिया, यानी ये कौन दे रहा है? अग्निवीर, ठीक। और ये कौन देगी राशि इतनी? भारत सरकार, गवर्नमेंट। तो 1 महीने के अंदर आपके कितने रुपए जमा हो गए अग्निवीर कॉर्पस फंड में? 18,000। तो 1 साल के अंदर कितने हो गए? 18 × 12, 12 महीने से गुणा कर लीजिए। इसी तरह ये हर साल होगा, और ये कॉर्पस फंड आपका लगभग बनेगा 10 लाख के आसपास, और इसमें ब्याज जुड़ेगा, तो लगभग ये बनेगा अभी के कैलकुलेशन के हिसाब से 11.71 लाख, यानी लगभग 11,71,000 रुपये। इतना रुपया आपको एग्जिट करने पर मिलेगा जब आप बाहर निकल जाओगे। और ध्यान रखिएगा, इस फंड के तहत आपको जो रुपया मिलेगा इसको कहा जा रहा है सेवा निधि पैकेज। ये सैनिक को क्या मिलेगा? अग्निवीर को क्या मिलेगा? सेवा निधि पैकेज। और जिस फंड में रुपया जाएगा उस फंड को क्या कह रहे हैं? उस फंड को कह रहे हैं अग्निवीर कॉर्पस फंड। और जब एग्जिट करेंगे आप तो सेवा निधि पैकेज के रूप में आपको इतना रुपया मिल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये रुपया एकदम टैक्स फ्री है, इस पर कोई भी टैक्स आपको नहीं देना। जबकि आपको अच्छे से पता है कि किसी भी तरह के फंड से अगर आपको रुपया मिलता है तो उस पर टैक्स आपको देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। इतनी सुविधाएं अग्निवीर को मिलेंगी। इसके अलावा देखिए और क्या है, इसके बाद अग्निवीर को 48 लाख रुपए का मुफ्त इंश्योरेंस प्राप्त होगा। उसके लिए अग्निवीर को किसी भी प्रकार की कोई राशि देने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल मुफ्त इंश्योरेंस है, ठीक, बिल्कुल मुफ्त, यानी इसमें आपका स्वास्थ्य इत्यादि सब जोड़ लिया जाएगा। अगली बात है कि अगर सर्विस के दौरान उन 4 सालों में सर्विस के दौरान इन सर्विस अगर डेथ हो जाती है, इन सर्विस अगर अग्निवीर की डेथ हो जाती है तो अग्निवीर के परिवार को 1 करोड़ रुपए प्लस जितना उसकी सैलरी बची हुई थी, यानी मान लीजिए वो 2 साल सर्विस करता है और शहीद हो जाता है तो 2 साल की सैलरी भी मिलेगी, प्लस शेष सैलरी, शेष वेतन, ठीक, शेष वेतन मिलेगा अग्निवीर के परिवार को। एक ये इसमें सुविधा दी गई। इसके अलावा अग्निवीर 16.5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं सेवा निधि पैकेज पर। 16.5 लाख तक का लोन सेवा निधि पैकेज पर ले सकते हैं 3 साल के लिए। उनको ये लोन 3 साल में चुकाना पड़ेगा, ठीक। ये सुविधाएं अग्निवीर को मिल रही हैं। यानी अब एक अंदाजा आप लगाइए, कोई अग्निवीर, मैं मान लेता हूँ 18 वर्ष की उम्र में सेना में जाता है और 22 वर्ष की उम्र में एग्जिट कर जाता है, और मैं मान लेता हूँ कि वो उन 25% लोगों में शामिल नहीं होता जो स्थायी कैडर में आ जाते हैं, ठीक है। अब वो समाज में 22 साल की उम्र में लौट आता है। देखिए 4 साल जो वहाँ पे रहेगा, और मैं ये बात बार बार कह चुका हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ इस बात को, मैंने ये बात कोचिंग में भी बोली थी कि आप इसको अग्निवीर को एक नौकरी की तरह मत देखें। आप देखें आपको 4 साल देश सेवा का अवसर मिल रहा है। इसके अलावा आप देखें कि 4 साल के बाद जब आप लौट कर आ रहे हैं तो आपकी पर्सनैलिटी में कितना बड़ा चेंज आता है।
पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा व्यक्ति की बदल जाती है। अभी आपके दिमाग में जो ये सोच है कि हम जाएंगे 4 साल बाद हमें निकाल दिया जाएगा, हमें पेंशन नहीं दी जाएगी, तमाम जो आपके दिमाग में ये बातें चल रही हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ जब 4 साल बाद आप वहाँ से लौट कर आएंगे और उन 25% का हिस्सा नहीं होंगे जो स्थायी हो गए हैं, आप बिल्कुल इन बातों को कहेंगे कि मैं ऐसी बातें कह कैसे सकता था। एक तो आपको 4 साल तक सेना में सेवा करने का मौका, देश सेवा करने का मौका, उसके अलावा आप जब 22 साल की उम्र में आएंगे लौटकर तो इतने सारे पैकेजेस के साथ आपको 11,71,000 रुपये दिए जाएंगे। आप किसी भी तरह की प्रिपरेशन आके कर सकते हैं और आप कोई आम आदमी नहीं होंगे, आप एक स्किल्ड पर्सन होंगे, स्किल्ड आर्मी के जवान होंगे, ठीक, अग्निवीर होंगे आप, आर्मी के स्किल्ड, यानी आपको कई सारी चीज़ों में स्किल्ड हासिल हो जाएगी। आप एक कौशल व्यक्ति होंगे, कोई कुशल व्यक्ति, कोई अकुशल श्रमिकों की फौज में नहीं आएंगे आप। आज बेरोजगारी भारत में इतनी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ का युवा जो है वो अकुशल ज़्यादा है, ज़्यादा स्किल्ड नहीं है। ठीक, स्किल इंडिया प्रोग्राम भी हमने चलाया, लेकिन उसमें देखा आपने उसका कोई उतना फ़ायदा हमें मिल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि सिर्फ सर्टिफिकेट देने की होड़, सरकार सर्टिफिकेट देने की होड़ लगा रही थी और जनता भीड़ लगाकर सर्टिफिकेट ले रही थी, तो सीख तो कुछ नहीं पाए और वो सर्टिफिकेट लेके अब घूम रहे हैं, तो अब नौकरी तो लगने वाली नहीं। तो आपके अंदर कोई ना कोई एक स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप कहीं किसी स्थान पर आपने कोई दुकान लगाई है, बिजनेसमैन है, आपकी बिजनेस की स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, कस्टमर आपकी तरफ आकर्षित हो। इसके अलावा अगर आप पढ़ाई के फील्ड में हैं तो आपके पढ़ाने की टेक्निक बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट आपकी तरफ आकर्षित हो, आपसे ज्ञान लेने के लिए प्रयासरत रहें हमेशा। तो किसी भी फील्ड में आप हैं वहाँ अच्छा कीजिए, आप पुलिस में हैं वहाँ अच्छा कीजिए, आप आर्मी में हैं वहाँ पे अच्छा कीजिए, लेकिन स्किल्ड पर्सन होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी भी फील्ड में उतरे, बस टाइम पास करने के लिए उतर गए और आप कोई भी काम कर रहे हैं बिना मन के कर रहे हैं, फिर वो सक्सेसफुल नहीं होता। तो आप ध्यान रखना, अग्निवीर में इतनी फ़ायदे। जब आप 22 साल की उम्र में इतना रुपया आपके पास होगा, अब आप मुझे बताइए, जब आप 22 साल बाद वहाँ से निकले, गवर्नमेंट ने एक बात और कह रखी है, जब आप यहाँ से निकलेंगे तो ग्रेजुएट होकर निकलेंगे, आपको आकर किसी प्रकार की ग्रेजुएशन की डिग्री करने की ज़रूरत ही नहीं है, और उसकी वैल्यू ठीक वही होगी जो आम व्यक्ति, कोई आम बच्चा उस समय ग्रेजुएशन कर रहा होगा। आप आएंगे 22 साल की उम्र में, आप तैयारी करना शुरू करते हैं, कोई सी भी पोस्ट, आप चाहें तो IAS बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं, चाहें तो आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, 2 साल B.Ed कीजिए, टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, किसी भी फील्ड में आप जा सकते हैं, आपके लिए स्कोप ही स्कोप है। इसके अलावा सरकार ने और क्या व्यवस्था की है, आपको आर्मी में ही जाना है, आप अग्निवीर के तौर पर आए हैं, अब आप आर्मी में एज अ कमांडर जा सकते हैं। कैसे? अभी सरकार ने आज ही, हाँ शायद आज ही सरकार ने घोषणा और की है कि अग्निवीर को CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, असम राइफल्स में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। लीजिए, 10% आरक्षण। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ये घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, अब ऐसे सब राज्य कर देंगे धीरे धीरे कंटिन्यू, क्योंकि उनको अच्छे से मालूम है जो व्यक्ति 4 साल सेना में रह के आया है वो कितना स्किल्ड होगा, ठीक, कितना लर्नेड होगा, कितना उसके अंदर जोश होगा, और अपना टाइम पंचुअल कितना होगा वो टाइम का, क्योंकि आजकल सबसे बड़ा जो धन है वो समय है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। यूपी सरकार ने भी कहा है कि सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी अग्निवीर को। इतनी सारी सुविधाएं मिल रही हैं। और फिर से आप एक बात सुन लें, जो शहीद जनरल विपिन रावत, उनका एक स्टेटमेंट था और अपनी मृत्यु से उन्होंने लगभग 1 साल पहले ये बात कही थी। उन्होंने कहा था, देश का युवा जो बेरोजगारी मिटाने के लिए अगर सेना में आना चाहता है तो वो बिल्कुल सेना में ना आए, क्योंकि सेना बेरोजगारी मिटाने का साधन नहीं है, वो उसका काम देश की रक्षा करना है। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बेरोजगारी मिटाने के लिए सेना में जाऊंगा, तो फिर आप देश की सेवा नहीं कर पाएंगे। आप आज देखें किस तरह से ट्रेनें फूकी जा रही हैं, किस तरह से बसों में आग लगाई जा रही है, सार्वजनिक संपत्ति का कितना नुकसान किया जा रहा है। ये सब, इन चीज़ों में अगर आप शामिल होंगे तो ये आपके लिए भी नुकसानदेह होगा। आप पुलिस क्लियरेंस प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आज ही स्टेटमेंट है, मैं आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। एयर सेना के जो एयरफोर्स के जो प्रमुख हैं, एयर चीफ मार्शल, आज ही का उनका एक इंटरव्यू में स्टेटमेंट है कि जो भी हिंसा में शामिल छात्र हैं, लिख लीजिएगा, इस स्टेटमेंट को लिख दे रहा हूं मैं, हिंसा में शामिल छात्रों को जब वेरिफिकेशन होगा तो पुलिस क्लियरेंस नहीं मिलेगी, और जब पुलिस क्लियरेंस नहीं मिलेगी तो वो सेना में भर्ती नहीं हो पाएंगे।
क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है, जब सेना में आप भर्ती हो जाते हैं या किसी भी नौकरी में, तो आपके यहाँ पुलिस वाले आते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, थाने में आपकी फ़ाइल जाती है, वेरीफाई होकर तब आती है कि ये व्यक्ति किसी भी तरह की हिंसक घटनाओं में, किसी भी तरह के अपराध में शामिल रहा है या नहीं रहा है। और अगर आपका नाम वहाँ पर हुआ किसी भी तरह के उपद्रव में, तो आप सेना का ख्वाब बिल्कुल भूल जाएँ, वर्दी का ख्वाब बिल्कुल भूल जाएँ। ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान रखें। 24 तारीख से वैकेंसी शुरू हो रही हैं, 24 तारीख से रिक्रूटमेंट शुरू हो जाएगा। आप सब लोग वहाँ जाएं, अपनी मेहनत करें और मेहनत से अग्निवीर बने, और वापस आप समाज में लौट कर अगर आते हैं तो जितनी बातें मैंने आपको बताई, जितना स्कोप है वो सब आप कर सकते हैं। 22 साल 25 साल की उम्र में आप लौट के आएंगे, आपके पास 10-11 लाख रुपए होंगे। आप चाहें तो अपना बिजनेस सेटअप कीजिए, चाहे तो अपना रोजगार खोलिए, नहीं तो आगे की आप तैयारी कीजिए। कितनी सारी कोचिंग्स हैं, उसमें आप UPSI की तैयारी कीजिए, CAPF की प्रिपरेशन कीजिए। आप तो अब आर्मी के एक जवान बन चुके हैं, आपको तो अच्छे से मालूम होगा कि हाँ भाई, सेना में रहने का कितना ज़्यादा फ़ायदा है। हाँ, कुछ बातें जैसे अग्निवीर को वापस आने के बाद पेंशन नहीं मिल रही है, तो सबसे बड़ी बात यही है, सेना का लगभग जितना बजट आता है ना सेना का, उस बजट का 25% रुपया, 25% सिर्फ और सिर्फ सेना की पेंशन देने में चला जाता है। तो सरकार इस खर्च को भी कम करना चाहती है। मैं आपको एक अंदाज़ा देता हूँ, आप खुद एक अनुमान लगाओ कि भारतीय सेना के एक सैनिक के ऊपर सरकार पूरी लाइफ टाइम उसकी पेंशन इत्यादि सब मिला के और उसके सर्विस टाइम में मिला के लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च करती है। जबकि अग्निवीर के ऊपर, क्योंकि वो 4 साल सर्विस करेगा, ट्रेनिंग मिला के सब कुछ मिला के अग्निवीर के ऊपर केवल 1 करोड़ रुपया खर्च होगा। यहाँ पर सरकार के लगभग कितने रुपए बच रहे हैं आप देखो, लगभग 9 करोड़ रुपया एक सैनिक पे बच रहा है। तो सरकार अपना इस पेंशन का बोझ भी कम करना चाहती है, क्योंकि 1 रैंक 1 पेंशन जब से लागू हुआ है, 1 रैंक 1 पेंशन जब से लागू हुआ है, 2020 का डाटा मैं आपको दे रहा हूँ, तो लगभग 1,30,000 करोड़ रुपया सिर्फ पेंशन के लिए गया है। 1,30,000 करोड़ रुपया पेंशन के लिए, और हमने हथियारों के लिए कितना रुपया रखा है, 1,20,000 करोड़। अब आप सोचो, यानी जितने के हमने हथियार खरीदे 2020 में, उससे ज़्यादा रुपया तो किस में चला गया, पेंशन में। तो ये जब रुपया बचेगा तो हमारे पास आधुनिक हथियार भी बहुत ज़्यादा होंगे। भारत अभी आधुनिक हथियारों के मामले में बहुत पीछे है। भारत ने मिसाइल सिस्टम तो अपना बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन आज भी आप एविएशन के फील्ड में अगर देखो, हेलीकॉप्टर आप देखिए, लड़ाकू विमान देखो, उस चीज़ में भारत अभी भी बहुत पीछे है। तो इन सब का फ़ायदा आने वाले समय में मिलेगा। और अभी हमारी सेना की जो एवरेज आयु है, जो एज प्रोफाइल है, जिसको एज प्रोफाइल कहते हैं, अभी एज प्रोफाइल 30 ईयर है। यानी एवरेज अगर एज निकालें सैनिकों की तो वो आती है 30 साल, यानी एवरेज एज 30 वर्ष है। और इस अग्निपथ योजना के द्वारा इस एज को कम करके 26 वर्ष लाया जाएगा। यानी एक सेना का जवान कितने साल का होना चाहिए, 26 साल का एवरेज एज होनी चाहिए ये वाली। तो इसमें जो एज प्रोफाइल है उसको कम करने का एक लक्ष्य रखा गया है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि मान लीजिए कोई सैनिक है, वो 15 साल सेना में सर्विस कर रहा है। ये एक अंदाज़ा लगाने वाली बात है। आप खुद बताइए, क्या कोई व्यक्ति जो 22 साल की उम्र में भर्ती हुआ और 37 साल की उम्र में उसके रिफ्लेक्सेस, उसकी चुस्ती वही रहेगी क्या जो 22 साल की उम्र में थी? बिल्कुल नहीं। जबकि कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में भर्ती हुआ, 22 साल की उम्र में एग्जिट कर गया, तो उसकी जो चुस्ती है वो ज़्यादा रहेगी 37 साल वाले की अपेक्षा। 22 साल, मैं मान लेता हूँ 21 साल में भर्ती हुआ, 25 साल तक वो अग्निवीर बन के रहता है, तब भी उसकी चुस्ती इस 37 साल की व्यक्ति से ज़्यादा होगी। तो सेना यंग रहेगी, और सेना यंग रहेगी तभी हमारी जो फौज है वो ज़्यादा ताकतवर होगी। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये भारत के लिए ही किया जा रहा है। इसके अलावा सेना 1:1 का अनुपात प्राप्त करना चाहती है। ये क्या है 1:1 का मतलब? इसमें एक है युवा सैनिक और एक है अनुभवी सैनिक, यानी एक अनुभवी सैनिक पर एक युवा सैनिक होना जरूरी है। अभी हमारे पास ये अनुपात नहीं है, ठीक है। हमारे पास अनुभवी सैनिक ज़्यादा हैं लेकिन युवा सैनिक कम हैं। तो सरकार चाहती है हमारे पास युवा सैनिक भी उतने ही हो जितने क्या हैं अनुभवी सैनिक, तब जाकर सेना वर्ल्ड क्लास की बनेगी। हालांकि अभी भी भारत की सेना वर्ल्ड क्लास है, लेकिन दुनिया में अगर आपको कम्पीट करना है USA से, आपको कम्पीट करना है चाइना से, आपको कम्पीट करना है रशिया जैसी आर्मी से, तब आपको ये योजना बहुत ज़्यादा लाभदायक होगी। और आने वाले 2032 में आप देखो, राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट है, रक्षा मंत्री जी का, कि 2032 में लगभग 50% सैनिक
जो होंगे वो अग्निपथ योजना से ही होंगे, यानी वो अग्निवीर होंगे। ठीक है, तो इस योजना के बहुत ज़्यादा लाभ हैं आगे चल के भारत में। आप इसे अपने निजी हित से मत देखिए, आप देखो इसमें देश का कितना बड़ा हित है। आई होप आपकी बात ये समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।